हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो इस हफ्ते की जो सबसे पहली न्यूज है जो काफी चर्चा में रही है वो ये रही है कि भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी नई चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। यानी कि भारत सरकार की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसको मान्यता दे दी है। अब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होती क्या है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग हिंदी में तपेदिक रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, तो ये जो रोग होता है ये हमारे शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। और ये रोग जो होता है उसका कारण होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि एक जीवाणु से होती है और ये जीवाणु हमारे शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके जो जीवाणु होते हैं वो ज्यादातर एयर में मौजूद होते हैं, ठीक है, ये 1 to 1 ट्रांसफर करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करते हैं। तो ज्यादातर ये जो एक्सपोजर होता है ये हमारे लंग्स के एक्सपोजर, मतलब इन जीवाणुओं का जो एक्सपोजर होता है वो लंग्स के लिए ज्यादा होता है, इसलिए फेफड़ों के लिए ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्योंकि हवा में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाते हैं और हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको जो है संक्रमित कर देते हैं। तो ज्यादा होने को ये ट्यूबरक्लोसिस हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, फेफड़ों को होती है। इसी वजह से इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, फेफड़ों की टीबी भी कहा जाता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को हो जाती है तो उसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं। खांसी आती है, बलगम आता है, बलगम से खून आता है, जो वेट होता है बहुत तेजी से लॉस होता है, यानी वेट बहुत तेजी से घटता है। इसके अलावा जो बुखार आता है वो धीमा बुखार आता है, इसमें बहुत तेज बुखार नहीं आता, इसमें धीमा बुखार आता है। तो ये सब सिम्टम आते रहते हैं। और उसके बाद जब सीवियरिटी बढ़ती है, यानी खांसी बहुत तेज से आने लगती है, खून बहुत मुंह से खून आने लगता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रॉपर इसका टेस्ट करता है। कई टेस्ट इसके अवेलेबल है। उन टेस्ट को करने के बाद जब कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है या किसी मरीज को ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, तो इसका इलाज संभव है। और इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज होता है बैक्टीरिया के लिए दिए जाने वाली एंटीबायोटिक्स, यानी कि इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, ये एंटीबायोटिक्स होती है, इनमें जो सबसे प्रभावी एंटीबायोटिक होती है वो दो एंटीबायोटिक होती हैं। एक होती है आइसोनियाजिड और दूसरी होती है रिफाम्पिसिन। ये दो एंटीबायोटिक हैं जो मुख्यतः दी जाती हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ इन और भी कई एंटीबायोटिक्स को मिलाकर एक डोज बनाया जाता है, और उस डोज को या उस चिकित्सा को हम लोग डॉट्स के नाम से जानते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये 6 महीने तक डॉट्स का कोर्स करना होता है। अगर कोई 6 महीने का डॉट का कोर्स, यानी ये जो एंटीबायोटिक्स का जो कॉम्बो आपको दिया जा रहा है, कॉकटेल दिया जा रहा है, जिसके अंदर आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, प्रभावी एंटीबायोटिक्स मौजूद है, अगर इसका कोर्स आप 6 महीने तक लगातार कर लेते हैं, प्रॉपर जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे कर लेते हैं, तो ये इलाज मतलब टीबी का इलाज हो सकता है। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, टीबी से आप पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये हार्ड एंटीबायोटिक्स होती हैं, जब इन्हें खाते हैं तो बहुत तेजी से जो है वो कभी मिचली आना, कभी जो है वो पेट में दर्द होना और शरीर में कमजोरी आना, इस तरीके के जब लक्षण आते हैं तो मरीज जो है वो धीरे धीरे या तो इन दवाओं को ठीक से खाता नहीं है, प्रॉपर उसकी डोजेस नहीं लेता है, या कुछ दिनों में खाने के बाद जब सिम्टम उसकी बॉडी के ट्यूबरक्लोसिस के कम होने लगते हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, तो उसके बाद वो छोड़ देता है। अब होता क्या है कि जब आपने प्रॉपर दवा नहीं की, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया और वक्त से पहले दवा छोड़ दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो ये बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसका नाम होता है, वो कुछ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन नाम की जो सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। सीधी सी बात यह कि वो एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक्स फिर उन बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं रह पाती हैं, यानी कि शरीर में उनका असर अब नहीं हो पाता है। तो जब आपके शरीर के अंदर अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का डोज नहीं लेते, वक्त से पहले 6 महीने का कोर्स कंप्लीट नहीं करते, या फिर कभी आपने जो है वो एंटीबायोटिक्स जबरदस्ती जो है वो बहुत बार कभी जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग की है, इन सब कारणों की वजह से जब आपके शरीर में आइसोनियाजिड या रिफाम्पासिन जैसी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, आपके शरीर पर यह काम नहीं करती हैं, तो इस तरीके की जो ट्यूबरक्लोसिस होती है जिसमें ये एंटीबायोटिक्स आपके शरीर पर काम नहीं करती हैं, बैक्टीरिया इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, तो इस तरीके की टीबी को हम लोग एमडीआर टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस में दी जाने वाली जो सबसे शक्तिशाली दवाएं हैं, अगर वो आपके शरीर पर काम करना बंद कर दें, आपके शरीर में उनका बैक्टीरिया उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर ले, तो ऐसी ट्यूबरक्लोसिस को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। 6 महीने का कोर्स करने पर आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ठीक है, अब यह बात यह है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको हो जाती है तो फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर आपका इलाज आसान काम नहीं होता है, फिर आपको फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि आपके शरीर पर कौन सी एंटीबायोटिक असर डालेगी जिससे आप सही हो सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में क्या होता है शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है, और कभी कभी पेशेंट जो है वो अगर गंभीर रूप से पीड़ित है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन भारत में अभी एक ट्यूबरक्लोसिस की यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस की एक नई चिकित्सा पद्धति को टेस्ट किया जा रहा था, जिसके रिजल्ट बड़े शानदार आए हैं, बड़े जबरदस्त आए हैं, और यह देखा गया है जिनके शरीर में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हुई है उनको वो बहुत ही आसानी से अगर उस चिकित्सा पद्धति को यानी वो जो ड्रग थेरेपी है उसको अगर अपना लेते हैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। यहां तक कि 90% मरीजों में देखा गया है कि अगर इस चिकित्सा पद्धति को इस ड्रग थेरेपी को मरीज यूज करते हैं तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। तो एक उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो एमडीआर टीबी से प्रभावित हैं। अब इस चिकित्सा पद्धति या उपचार पद्धति या फिर कह सकते हैं कि इस जो ड्रग थेरेपी है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम है BPALM। ठीक है, BPALM। तो ये कोई नाम नहीं है बच्चों, बल्कि ये जो है असल में इसके अंदर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के अंतर्गत प्रभावित जो पेशेंट होता है उसको दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स का कॉम्बो है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कॉकटेल है। ठीक है, तो BPALM का मतलब होता है बेंडाक्विलाइन, ठीक है, प्रीटोमैनेट, लाइनज़ोलिड और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये 4 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन को मिलाकर बोला गया है BPALM। ठीक है, इनका नाम दिया गया है या BPALM या BPALM नाम दिया गया है। तो ये इसके अंदर कौन सी कितनी एंटीबायोटिक दी जाती हैं? 4 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है। ये उन मरीजों को दिया जाता है जो कि एमडीआर टीबी से प्रभावित होते हैं, और जब इनको दिया जाता है और अगर 6 महीने तक अगर रोज, ठीक है, रोज सही समय पर सही तरीके से इन एंटीबायोटिक्स को अगर पेशेंट खा लेता है, ठीक है, पेशेंट खाता है, प्रॉपर उसका इलाज करता है, प्रॉपर जो है वो अगर इन एंटीबायोटिक्स के डोज प्रॉपर ढंग से लेता है तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। तो असल में ये जो उपचार पद्धति है वो असल में एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है जिनमें 4 एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। और अब इसको भारत सरकार जो है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसको शामिल करने का कार्य कर रही है, जिससे कि उन लोगों को ये जो उपचार पद्धति है या ड्रग थेरेपी है दी जाए जिनको ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है जिसको भारत में उन लोगों के लिए बड़ा वरदान है जो इस तरीके के पेशेंट हैं, और भारत में ये बहुत सारा जो है वो कह सकते हैं कि खर्च जो है वो गवर्नमेंट का वो बचाएगी, क्योंकि जब ये ट्यूबरक्लोसिस बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस
ट्यूबरक्लोसिस के बाद जो है फिर जो है वो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, फिर टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी होती है। यानी यही एमडीआर टीबी फिर एक्सडीआर टीबी में और फिर टीडीआर टीबी में बदल जाती है, जिसमें पेशेंट को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो पेशेंट की जान भी बचेगी, ठीक है। पेशेंट का जो है वो भारत सरकार को अगर आगे की जो थेरेपी है, यानी अगर किसी को अगर टोटल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होती है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो इससे ज्यादा खतरनाक होती हैं, तो अगर पेशेंट उस स्थिति में जाएगा तो सरकार को जो है इन पेशेंट्स पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे और करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट के बचने की भी संभावना कम हो जाती है। तो उससे पहले ही हम अगर एमडीआर लेवल पर ही काम कर लें, एमडीआर लेवल पर ही पेशेंट को सही कर दें, तो आगे इस बीमारी के बढ़ने का जो चांस होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पेशेंट के लिए भी बेहतर है और सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी, स्वास्थ्य जो हमारा वो है उसके लिए भी ये बेहतर है कि ये चिकित्सा पद्धति, ये जो उपचार पद्धति है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरी न्यूज जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही है बच्चों, उसका नाम है बेपी कोलंबो मिशन। बेपी कोलंबो मिशन असल में यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी का एक कह सकते हैं ज्वाइंट मिशन है, जिसमें बुध ग्रह के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, बुध ग्रह पर रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है। 2 अंतरिक्ष यानों को भेजा गया है इस बेपी कोलंबो मिशन के तहत, जहां पर ये यान जो है बिल्कुल बुध ग्रह के करीब पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हासिल हुई है 5 सितंबर 2024 को, जब बेपी कोलंबो मिशन के तहत जो यान भेजे गए हैं वो बुध के बेहद करीब पहुंच गए हैं, बुध के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और बुध के बेहद करीब पहुंचकर बुध के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो याद रखिए बच्चों कि बेपी कोलंबो मिशन किसका मिशन है? यह मिशन जो है वो हमारे बुध ग्रह के यानी बुध ग्रह के रिसर्च का मिशन है, यानी कि बुध ग्रह पर जो अन्वेषण मिशन है, बुध ग्रह पर रिसर्च करने के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। जो हमारे सूर्य के जो सबसे करीबी ग्रह है उसके रिसर्च के लिए इसको भेजा गया है। किसका मिशन है बच्चों? यूरोपीय संघ, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है, जापानी स्पेस एजेंसी का मिशन है, और साथ ही साथ ये बुध ग्रह के बेहद करीब से अब गुजर गया है 5 सितंबर 2024 के को, ठीक है। और ये जो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर है, ठीक है। ये यान किसने भेजा है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, जिसका नाम मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर है, और जापानी स्पेस एजेंसी ने मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर नाम का यान भेजा है। तो ये 2 यान भेजे गए हैं इस मिशन के तहत, ठीक है। इसमें से जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो यान है एमपीओ यानी मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर, वो क्या करेगा? बुध की सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा, बुध की सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा। जबकि जो एमआईओ है, एमआईओ का मतलब जो जक्सा का मिशन है, मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर जो यान भेजा गया है, ये उसके बुध के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा, और इसको लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2018 को। तो ये इस वक्त बुध के बेहद करीब से गुजर रहा है और उसके बारे में अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है, पोलरिस डॉन मिशन, जिसके बारे में हम लोग पिछले हफ्ते भी चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इस मानवता के लिए। इस मानवता के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना जाएगा। पोलरिस डॉन मिशन पूरी तरीके से सफल हो चुका है और एक इतिहास रचते हुए पहली बार किसी प्राइवेट शिप के जरिए और कुछ प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों ने नहीं, बल्कि कुछ कह सकते हैं कि वो स्पेस टूरिस्ट ने, ठीक है, स्पेस टूरिस्ट लोगों ने अपने प्राइवेट खर्च पर, ठीक है, एक प्राइवेट यान की मदद से उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक की है। अभी तक स्पेस वॉक हुआ है, लेकिन ये कई मायनों में अलग चीज है, क्योंकि अभी तक स्पेस वॉक जो होती थी वो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होती थी। पहली बात तो यही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होती थी, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से सिर्फ 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। 400 से 450 यानी पृथ्वी की सतह से 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। वहीं पर यह मिशन हुआ है, यानी कि इस पर वो कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक की है। लेकिन यह जो मिशन है, पोलरिस डॉन जो मिशन है, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्पेस वॉक की गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी तक जो स्पेस वॉक होती थी वो 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होती थी, लेकिन ये जो पोलरिस डॉन मिशन है, ये जो स्पेस वॉक की गई है, ये जो स्पेस वॉक की गई है, आपको वो उसकी तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये तस्वीरें हैं, ये पहली मानवता में पहली बार किसी प्राइवेट मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यात्री ने नहीं, बल्कि एक स्पेस टूरिस्ट ने अपने पैसों के खर्च पर इसने स्पेस वॉक करके एक स्पेस हिस्ट्री में एक इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो ये जो स्पेस वॉक की गई, मैं जैसा बता रहा था, ये पृथ्वी की सतह से 750 किलोमीटर की ऊंचाई पे की गई। अभी तक इतनी ऊंचाई पर कोई स्पेस वॉक नहीं की गई है। तो ये एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अभी तक जो भी स्पेस वॉक होती थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, उसे कोई अंतरिक्ष यात्री करता था, कोई स्पेस जो है वो स्पेशलिस्ट करता था, कोई एस्ट्रोनॉट करता था। लेकिन ये जो स्पेस वॉक हुई है, एक जो है वो कह सकते हैं एक एस्ट्रोनॉट ने नहीं की है, बल्कि एक स्पेस टूरिस्ट ने की है। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके अलावा ये जिस एरिया में ये स्पेस वॉक हुई है, ये जो जिस एरिया में स्पेस वॉक हुई है, वो एरिया अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये वॉन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। ये जो वॉन एलन बेल्ट है, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर सूर्य का विकिरण यानी सूर्य का रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में आता है, और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है, जो प्रभावित करता है इस एरिया को। और इस एरिया में अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से, या हो सकता है कि सूर्य से आने वाले रेडिएशन की वजह से आपको, आपके शरीर को, आपके स्पेस सूट को, आपके यान को यान को एक गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन यह वॉन एलन बेल्ट के अंदर की गई ये स्पेस वॉक है, तो यह स्पेस वॉक इसलिए भी यूनिक है। तो पहली बात तो यह है कि बहुत ऊंचाई पर की गई है। इससे पहले ऐसी स्पेस वॉक नहीं की गई थी, एक स्पेस टूरिस्ट ने की है, इसलिए ये यूनिक है। इसके अलावा ये रेडिएशन बेल्ट में की गई है, इसलिए ये खास है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, इसे स्पेस एक्स कंपनी ने अपने क्रू ड्रैगन की मदद मतलब स्पेस एक्स कंपनी ने अपने जो प्राइवेट जो शिप है, स्पेस शिप है क्रू ड्रैगन जिसे नाम दिया जाता है, उसकी मदद से भेजा है। और क्रू ड्रैगन के अंदर वो खास बात नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर होती है, कि जब कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर कोई एस्ट्रोनॉट निकलते हैं और वो जब स्पेस वॉक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अपने आप को वो जब बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद वो अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो दरवाजा होता है उसको बंद कर देते हैं, जिससे अंदर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो लोग मौजूद होते हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये क्रू ड्रैगन है, जिसके अंदर ये 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, ठीक है, या 4 स्पेस टूरिस्ट गए थे, ये ऐसा नहीं है। जब ये खुलेगा तो इसके अंदर यानी कि ये पूरा का पूरा ये जो स्पेसशिप होगा वो हमारे जो है वो स्पेस के में एक्सपोज हो जाएगा, यानी कि अंदर की सारी ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी, और पूरा का पूरा स्पेस जैसा स्पेस में माहौल होता है, यानी कि निर्वात का माहौल होता है, बिना ऑक्सीजन का माहौल होता है, वैसे ही स्पेसशिप के अंदर भी वही माहौल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक लोग स्पेस वॉक करेंगे, लेकिन जो अंदर स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए जो स्पेस टूरिस्ट होंगे, उनको भी
क्या पहन के रखना पड़ेगा, स्पेस सूट पहन के रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर पूरी तरीके से डीप्रेशराइज हो जाएगा पूरा का पूरा केबिन। तो उनको भी बिल्कुल उसी तरीके से महसूस होगा जैसे कि इस जो स्पेस वॉक करेगा। तो इसके मतलब यह है कि खतरा से बाहर जो निकलेगा स्पेसशिप से, सिर्फ उसी को नहीं था बल्कि खतरा उन लोगों को भी था जो कि स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि दरवाजा पूरी तरीके से इसमें लॉक नहीं होता है और अंदर का सारी ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है, उसको वो डीप्रेशराइज हो जाती है। तो ओवरऑल मामला यह है, इसलिए भी ये खतरनाक था। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि सर ये जो स्पेस वॉक किया है किस करोड़पति किस अरबपति इंसान ने किया है? तो इस स्पेस वॉक वैसे तो दो लोगों ने किया है, लेकिन जो ये पूरा क्या पूरी टीम को लीड करके ले गए हैं उनका नाम है जेड आइजैक मैन। ठीक है, ये जो है अरबपति आदमी है और इन्होंने अपने साथ इन 3 लोगों को स्कॉट प्रोटीट, सारा गिलीस और अन्ना मेनन को भी अपने साथ ले गए हैं और अपने खर्चे पर ले गए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो 3 लोग गए हैं, ठीक है, उनके साथ आइजैक मैन के साथ में, वो इन्हीं के खर्चे पर, ये अपने साथ ले गए, चलो घूम के आते हैं, स्पेस में घूम के आते हैं, मस्ती करके आते हैं, थोड़ा सा कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, कुछ तूफानी करते हैं। तो ये जो पूरा खर्च उठाया है इस पूरे स्पेस वॉक का, ये पूरा मिशन है, इस पूरे मिशन का जो पूरा खर्च उठाया है वो जेड आइजैक मैन ने उठाया। ये अरबपति आदमी है और अपने साथ 3 क्रू मेंबर और लेकर गए थे और उन्होंने भी वहां पर स्पेस वॉक की। तो कुल मिलाकर मानवता के इतिहास की एक बड़ी घटना है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जेड आइजैक मैन है, ये किसी ने पूरा का पूरा जो है वो स्पेस मिशन प्राइवेट अपने पर्सनल खर्चे पर, यानी उसको पूरी तरीके से स्पॉन्सर किया। इसके अलावा अब जो है, अब आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया अब स्पेस जो है वो सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं रह गया, बल्कि आम इंसान भी जिसके पास कम से कम पैसा है, कम से कम वो जो है वो स्पेस की यात्रा कर सकता है पैसे खर्च करके। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं भैया, वो वहां जा रहे हैं, कहीं पर भी अगर टूर करने जा रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो इसी तरह से छुट्टी मनाने स्पेस में भी जाया जा सकता है। इसकी संभावना बढ़ गई। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि ये अगर हम लोग 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर जो कि सबसे खतरनाक जगहों में शामिल है, रेडिएशन बेल्ट में शामिल है, वहां पर अगर हमने स्पेस वॉक करी है, वहां पर इंसान बाहर निकला है और वहां पर स्पेस वॉक किया है, बाहर निकलकर, यानी कि पूरे स्पेस में, खुले स्पेस में वो जो है वो वहां पर निकलकर बाहर खड़ा हो गया, जब ये हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि अब हम चंद्रमा की तरफ भी बढ़ सकते हैं, यानी चंद्रमा पर भी जा सकते हैं। और चंद्रमा पर तो हम पहले भी जा चुके हैं, हम आगे मंगल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसने एक रास्ता खोल दिया कि हम जो है वो चंद्रमा, फिर चंद्रमा के बाद हम मंगल पर भी आसानी से अब जा सकते हैं, अगर हम इस रेडिएशन बेल्ट को झेल गए। इस रेडिएशन बेल्ट में से आने वाले खतरों को अगर हम बर्दाश्त कर ले गए तो आगे जो है हम आगे की यात्रा, यानी मंगल तक की यात्रा भी अब हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं जो है वो खुल गई। इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। साथ ही साथ जब ये जो स्पेस टूरिस्ट हैं, जब ये बाहर निकले तो उनके शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है, क्या इसके बाद का प्रभाव है, उस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। तो ये सारा रिसर्च का जब डेटा हमारे पास होगा तो उसी के आधार पर हम आगे के स्पेस मिशन को प्लान कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानवता के लिए हुई। ठीक है, पहला प्राइवेट मिशन, यानी कि पहला प्राइवेट स्पेस वॉक किया गया। ठीक है, मानवता के इतिहास में पहली बार कोई प्राइवेट व्यक्ति ने जो है वो अपने पैसों के दम पर जो है वो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, खुले अंतरिक्ष में घूमने का प्रयास किया। तो ये इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसको मैंने आप लोगों को बताया। होप कि आपने इन घटनाओं को एंजॉय किया होगा, समझा होगा, जाना होगा और जानकारियां इकट्ठा की होंगी। तो होप कि आप लोगों ने इसको काफी अच्छी तरीके से जाना, समझा होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ नई घटनाओं के साथ, कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।